हाय गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस लेके आई हूँ। पिछली वीडियो में मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से असर्शन रीज़न और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस करवाए थे, और इस वीडियो में मैं सारे लॉन्ग आंसर टाइप जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है आते हैं वो मैं करवाऊँगी। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देखना और क्वेश्चंस को नोट कर लेना, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे। आपको साथ साथ प्रॉपर सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो गाइस क्वेश्चन ये वाला देखने में थोड़ा दिमाग घुमाने टाइप्स लगेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, बट वैसे क्वेश्चन बहुत ईजी है। बस जैसे जैसे हमें इसमें क्वेश्चन में कहा गया है वैसा वैसा हमें करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये जो डायग्राम हम लोगों को गिवन है, इस डायग्राम में हमें ये प्रूफ करना है कि जितने भी नंबर ऑफ़ रेजिस्टर्स है, कितने 3 रेजिस्टर्स हैं, ये जो रेजिस्टर्स है पैरेलल में कनेक्टेड है। तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होगा ना, वो किसके सम के इक्वल होगा? इनके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के। इसमें बोल रहा है कॉम्बिनेशन, इक्वलेंट रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन इक्वल होगा सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इनके अलग अलग रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो चलिए प्रूफ करना शुरू करते हैं। इजी है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ठीक है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हाँ, ये तो हमें दिख ही रहा है कि R1 R2 और R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। अब इसमें जो I1 I2 I3 है, ये करंट है कि R1 R2 R3 में इतना इतना करंट है। ठीक है, तो ये आपको बस मानना है कि लेट I1 I2 एंड I3 बी करंट। I करंट डिनोट करता है ना, इसलिए इन R1 R2 एंड R3। ठीक है, अब हमें इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। ठीक है, आपको फॉर्मूला तो याद होगा ही, V इक्वल्स टू आई आर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? ओप्स लॉ बोलते हैं। तो इससे यहाँ पे हमें करंट निकाल, मतलब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है ना कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स इन पैरेलल जो है इनकी रेसिप्रोकल के इक्वल होगा, यानी किसी ना किसी तरह हमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस को फ्रैक्शन में लाना है। तो V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला होता है, उससे मैंने क्या कर दिया, I इक्वल्स टू आर, आई इक्वल्स टू V अपॉन आर कर दिया। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पुटअप कर दिया, आर को मैं यहाँ नीचे ले गई। तो बस हमें वही करना है। I1 क्या हो गया? V अपॉन R1। I2 क्या हो गया? V अपॉन R2। और I3 क्या हो गया? V अपॉन R3। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या इक्विवेलेंट करंट निकालना, मतलब टोटल कितना करंट होगा। ठीक है, तो इसको क्या करो, तीनों I1 I2 और I3 इन तीनों को प्लस कर दो। तो क्या हो गया? V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। अब हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी? RP। मैं यहाँ से रब कर रही हूँ, आगे का मैं यहीं से कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर RP जो है ये हमारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस डिनोट करती है, हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, और I क्या मान लेते हैं फिर हम, ये I यहाँ पे पूरा कंप्लीट करंट निकला है, इक्विवेलेंट करंट। तो इक्विवेलेंट करंट क्या हो जाएगा फिर? इसके इक्वल V अपॉन, अगर RP जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे RP आ जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों चीज़ सेम ही है, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल रख दिया। V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। कन्फ्यूज़ मत होना, देखो यहाँ पे मैंने ये इक्विवेलेंट करंट निकाला था। ठीक है, यहाँ मैंने इक्विवेलेंट करंट निकाला है। फिर मैंने क्या मान लिया कि ये जो RP है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब ये जो इक्विवेलेंट करंट है ये असल में 3 रेजिस्टर्स यही तो ऐड किया है इधर हमने। ठीक है, तो क्या किया, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है। तो I में ये जो I इक्वल्स टू V अपॉन आर है ना, I में मैंने ये वाली वैल्यू पुटअप कर दी। बस बाकी तो सारा सेम ही है। और हमें असल में प्रूफ क्या करना था, देखो आगे देखो क्या होता है। ये हमने वैल्यू इसमें पुटअप कर दी, फिर क्या हुआ, बस क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही चुका है। हमें पैरेलल रेसिप्रोकल प्रूफ करना था पैरेलल का, तो हमने 1 अपॉन RP लिखा इक्वल्स टू 1 अपॉन R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और ये हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। इतना ही करना था बस, और कुछ नहीं था। हमें बस यही प्रूफ करना था कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी ना कॉम्बिनेशन की, मतलब पूरा कंप्लीट मिला के, यानी ये पूरा कंप्लीट मिला के ये क्या होगा, ये किसके इक्वल होगा, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल। ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है 1/R1 R2 R3, ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है और यही हमें इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करनी थी। हो गया बस, और कुछ करना ही नहीं था। तो क्वेश्चन ईजी था ना, बस देखने में थोड़ा टिपिकल लगा होगा बट ऐसे क्वेश्चन सच में ईजी ही होते हैं। बस क्वेश्चन में जो जो कहा जाता है वो आपको फॉलो करना होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि आप किन्हीं गिवन सेट ऑफ रजिस्टर्स को कैसे अरेंज करो, मतलब किस सीरीज़ में या पैरेलल में कैसे लगाओगे जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बढ़ जाए। तो अब इसमें आपको असल में ये नहीं देखना है कि ये पैरेलल में, तो ऑब्वियसली पैरेलल में ही लगेगा। आपको बस ये चीज़ देखना है कि पैरेलल में लगाने से या फिर सीरीज़ में अरेंजमेंट करने से कौन से अरेंजमेंट से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ज़्यादा निकलेगी। तो सिंपल है, आप दोनों में ट्राई कर लो। हमें 3 रेजिस्टेंस दिए हैं, 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम। आप एक काम करो, इसको सीरीज़ में और पैरेलल में दोनों में निकालो और उसके बाद कंपेयर करो कि कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले हम पैरेलल में निकाल लेते हैं। तो पैरेलल में 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5, तो ये क्या हो गया 1 + 3 + 6/30 हो गया 10/30। इसे कैंसिल करोगे तो 1/3, तो 1/RP इज़ 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 3 = RP, यानी इसकी वैल्यू आ रही है पैरेलल में, इसकी वैल्यू आ रही है 3 ओम। ठीक है, पैरेलल में इसकी वैल्यू है 3 ओम। अब हम इसे सीरीज़ में ट्राई करते हैं। सीरीज़ में ट्राई करो, R = 5 + 10 + 30, तो ये हो गया 45 ओम्स। तो बताओ 45 ज़्यादा है 3 ज़्यादा, ऑब्वियसली 45 है। और ये 45 किससे आया, सीरीज़ अरेंजमेंट से। तो आप क्या लिखोगे कि इन सीरीज़, और सीरीज़ में इसमें पूछे गिव रीज़न, तो रीज़न क्या लोगे, क्योंकि हम इसको ऐड करके देखेंगे, ऐड करने से 45 ओम सीरीज़ में है और यही ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, बस पहला वाला पार्ट इतना ही है। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट के 3 पार्ट्स हैं। इस डायग्राम को देख के आपको पहला पार्ट है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर। 30 ओम, 10 ओम और 5 ओम, इन तीनों में से इन तीनों के ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं इनमें आपको वैल्यू बतानी है करंट की, मतलब कितना करंट दौड़ रहा है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं I1 क्या हो गया, V = I वाला फॉर्मूला याद है ना, तो I को क्या कर दिया V/R। ठीक है, क्योंकि हमें I निकालना है यहाँ पे, तो हो गया V/, हम इसे ले लेते हैं R1। ठीक है, अब यहाँ पे कितना दिया पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट, तो इसको क्या कर दिया 12/5 = 2.4 एम्पियर। तो यानी 5 ओम वाले रजिस्टर में 2.4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। फिर I2 निकाल लेते हैं, V/R2, और R2 12 वोल्ट, ये तो सेम ही रहेगा। और सेकेंड रजिस्टर कौन सा है 10 ओम वाला, तो कितना हो गया 1.2 एम्पियर। और I3 V/R3, V सेम ही रहेगा। और तीसरा रजिस्टर कौन सा है 30, कितना हो गया 0.4 एम्पियर। ठीक है, तो ऐसे करके आपको कहा था वैल्यू ऑफ करंट थ्रू ईच रजिस्टर, इन तीनों रजिस्टर में से इनकी इंडिविजुअल वैल्यू निकालनी है करंट की कि कितना करंट दौड़ रहा है। तो निकाल लिया, 5 ओम वाले रजिस्टर में 2.4 एम्पियर का, 10 ओम वाले रजिस्टर में 1.2 एम्पियर का, और 30 ओम वाले रजिस्टर में 0.4 एम्पियर का करंट दौड़ रहा है। बस आपको इतना ही बताना था, वैल्यू बतानी करंट की, तो हाँ 2.4, 1.2 वो 0.4 एम्पियर, इतना ही बताना था। तो ए पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, अब हम चलते हैं बी पार्ट पे। तो अब बी पार्ट में क्या है, टोटल करंट इन सर्किट। अब आपको पूरा, अब इसमें आपको एक रजिस्टर के थ्रू नहीं, पूरा का पूरा टोटल करंट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है टोटल करंट, तो आपको क्या करना होगा I1 + I2 + I3। अभी ए पार्ट में निकाला है कि तीनों आई कौन से थे, क्या था, एक 2.4 एम्पियर, 1.2 एम्पियर और 0.4 एम्पियर। इसको प्लस करोगे तो कितना आएगा 4 एम्पियर। ये टोटल करंट है, तो हमारा टोटल करंट कितना आया 4 एम्पियर का। ठीक है,
अब हमें क्या निकालना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब हमें रेजिस्टेंस निकालनी है। अब देखो ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, यानी हमें पैरेलल रेजिस्टेंस निकालनी है। तो 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 क्या हो गया, ये 6 प्लस 3 प्लस 1/30। अभी भी सबसे पहले हमने यही निकाला था 10/30 1/3। तो R कितना आ गया, 3 ओम। ठीक है, तीनों पार्ट निकल गए हमारे, बहुत इजी था। इसमें एक एक रेजिस्टर में कितना करंट जाया था, इसमें आपको वो निकालना था, फिर इसमें आपको टोटल करंट निकालना था, और तीसरे वाले में आपको रेजिस्टेंस निकालनी थी। तो बस तीनों पार्ट्स हो गए हैं सॉल्व, इतना ही था क्वेश्चन में, और कुछ था ही नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको दो ग्राफ दिए हुए हैं, VI ग्राफ, और इसमें आपको एक कंडीशन दी है कि R1 जो है वो R2 से बड़ा है। ठीक है, और इसी कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है कि R1 R2 से बड़ा है, और आपको अब ये बताना है कि कौन सा डायग्राम सही सिचुएशन रिप्रेजेंट करता है, कौन से मतलब कौन सा ग्राफ ठीक से प्लॉट किया हुआ है। ठीक है, और इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ग्राफ है जो ये वाली कंडीशन ठीक से सेटिस्फाई करता है। तो आप खुद ही देख के बता दो जिसमें R1 बड़ा होना चाहिए। इसमें देख लो, इसमें R1 बड़ा है और इसमें छोटा है, यहाँ पे R2 पहले, यहाँ पे R1 बाद में, इसमें R2 पहले और R1 बाद में है। ठीक है, तो इसमें क्या है, R1 आपको इसी में बड़ा दिख रहा है, ये वाली जो कंडीशन है वो ग्राफ 1 में अच्छे से सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि पहला डायग्राम जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है, वो ठीक से प्लॉट किया गया है। क्यों, क्योंकि R1 बड़ा है R2 से, ये सिचुएशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब आपको इसमें अच्छे से लिखना होगा, तो ये ऐसे लिखोगे कि R1 जो है वो बड़ा है, और जो R1 को बड़ा किस में दिखाया है, पहले डायग्राम में, इसलिए इस सिचुएशन को ठीक से पहले डायग्राम में ही अच्छे से दिखाया गया है। पहला डायग्राम जो है ये इस कंडीशन को अच्छे से सेटिस्फाई करता है, इसलिए सही आंसर क्या होगा, ये। और जस्टिफिकेशन में ये आपको जस्टिफिकेशन लिखनी है कि R1 जो है वो बड़ा है VI स्लोप ग्राफ में, तो इसलिए ये वाला जो ग्राफ है पहला वाला, यही ठीक से दिखाता है कि R1 R2 से बड़ा है, इसलिए पहला वाला ही सही आंसर होगा। तो देखने में क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि हाँ इसमें तो ग्राफ वगैरह दिखा दिया, ये सब है, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन असल में क्वेश्चन इतना आसान था, आप खुद देख लो। क्वेश्चन इनफैक्ट आंसर हमें क्वेश्चन में ही गिवन था, बस हमें कॉमन सेंस यूज़ करना था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक वायर है और उसकी रेजिस्टिविटी जो है, अब रो, उसको ये रो है, ठीक है, उसे स्ट्रेच कर दिया गया है जिससे कि उसकी लेंथ जो है वो डबल हो गई। उसे इस हिसाब से स्ट्रेच किया है कि उसकी लेंथ जो है डबल हो गई, जो कि अब उसकी न्यू रेजिस्टिविटी है। अब बताना है, गिव रीज़न फॉर आंसर। अब इसमें आपको समझ में नहीं आएगा कि यार ये क्वेश्चन ही क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये है कि आपको गिवन है कि जो रेजिस्टिविटी है ना, वो सिर्फ उसकी लेंथ को, ये लेंथ है, उसको डबल कर दिया, उससे उसकी रेजिस्टिविटी चेंज हो गई। क्या लिखा है यहाँ पे, विच इज़ इट्स न्यू रेजिस्टिविटी, ये न्यू वर्ड, विच इज़ इट्स न्यू रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये आपको गिवन है कि न्यू रेजिस्टिविटी। अब इसमें आपको दिमाग लगाने वाली बात ये है कि जो रेजिस्टिविटी है वो किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल की, जो वायर है वो किस चीज़ से बनी है। ये नहीं कि वो लेंथ, उसकी लेंथ क्या है, वो कितनी बड़ी है। ठीक है, अगर आप उसकी लेंथ को आधा कर दो, 4 गुना बढ़ा दो, या जो करना है उसकी लेंथ के साथ करो, लेकिन रेजिस्टिविटी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, मटेरियल पे, कि वायर किस चीज़ से बनी है। तो इसमें जो जितनी भी कहानी दी गई है ना कि हाँ उसको डबल कर दिया है, स्ट्रेच कर दिया, डबल कर दिया, उसकी लेंथ डबल हो गई, ये हो गया, वो हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि ये तो इसके मटेरियल पे डिपेंड करती है। तो आप क्या लिखोगे कि रेजिस्टिविटी जो है, रेजिस्टिविटी अनचेंज रहती है, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, और यही आपको पहचानने वाली बात है, और कुछ है नहीं। पता नहीं बच्चे इसमें क्या क्या कुछ भी उल्टा सीधा फॉर्मूला लगा के बस दिखा देते हैं कि हाँ इसकी लेंथ डबल हो गई, बल्कि न्यूमेरिकल है ही नहीं इसमें। बस आपको यही बताना है कि रेजिस्टिविटी अनचेंज होती है। क्यों, बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ मटेरियल पे।
नेचर ऑफ मटेरियल, नॉट लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या कुछ भी, किस पे, नेचर ऑफ मटेरियल। और यही चीज़ आपको लिखनी है, रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज्ड बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल नॉट ऑन लेंथ। ये मैंने आपके सामने अच्छे से लिख दिया कि रेजिस्टिविटी रिमेन्स अनचेंज बिकॉज रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। तो आप उसकी लेंथ को तोड़ लो, मड़ोड़ लो, कुछ भी कर लो, वो डबल हो जाए, आधी हो जाए, 4 टाइम्स हो जाए, 5 टाइम्स हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टिविटी तो उसके वायर के मटेरियल पे डिपेंड करती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रेजिस्टिविटी अनचेंज रहती है, और यही हमारा रीज़न है। क्यों? क्योंकि ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती है, यही हमारा रीज़न होगा इसका। तो चलिए अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। इस पे गिवन है कि 2 वायर्स हैं, एक कॉपर की है और एक मैंगनीज़ की है, दोनों की इक्वल लेंथ है, इक्वल रेजिस्टेंस है। अब आपको बताना है कि कौन सी थिक है, यानी थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है। अब इसमें आपको गिवन है कि मैंगनीज़ की जो रेजिस्टिविटी है वो कॉपर से कम होती है, ठीक है। अब इसी इन्फॉर्मेशन के थ्रू आपको ये बताना है कि कौन सी वायर जो है वो ज़्यादा थिक है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज़, एक इन्फॉर्मेशन हमें क्या दी है कि दोनों की इक्वल लेंथ और इक्वल रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आर सी यहाँ पे सी का मतलब कॉपर है, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कितना होगा, ये भी कॉपर, यहाँ पे जितना भी मैं सी लगा रही हूँ इसका मतलब कॉपर है, ठीक है। लेंथ है, कॉपर वायर की लेंथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कॉपर वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और यहाँ पे आर एम मतलब मैंगनीज कितना है, ये फॉर्मूला होता है ना, ये रो वाला, ये वाला वही वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है। अब इसमें हमें कौन सी चीज़ गिवन है, ये कि इस रेजिस्टिविटी दे हैव इक्वल लेंथ एंड इक्वल रेजिस्टेंस, तो आर सी इक्वल्स टू आर एम। और दूसरा कौन क्या गिवन है कि दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। ये चीज़ हमें गिवन है। अब हमें इसी गिवन इन्फॉर्मेशन से काम करना है। तो अब ये दोनों चीज़ लेंथ और रेजिस्टेंस ये इक्वल है, हमें गिवन है। क्या गिवन नहीं है ये कि ये दोनों जो चीज़ें हैं ये दोनों हमें पता नहीं कि हाँ हो सकता है इक्वल हो, अलग हो, कुछ भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, रो अपॉन ये कॉपर सी मतलब कॉपर ही है, हमने इसको इक्वल रख दिया। इक्वल क्यों रखा, क्योंकि दोनों के रेजिस्टेंस सेम है, दोनों के लेंथ सेम है, ठीक है। तो दोनों अगर सेम होंगे, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। देन अब इससे क्या हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये हमने इसमें आपको रो को इधर शिफ्ट कर दिया और ए को इधर शिफ्ट कर दिया, ठीक है। इससे हमें क्या मिला कि जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी किसकी, मैंगनीज की, कॉपर से कम है, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी मैंगनीज का कॉपर से कम है। तो यानी दोनों केस में कॉपर की रेजिस्टिविटी और कॉपर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, हेंस कॉपर वायर इज थिकर, ठीक है। हमें इससे क्या पता चला कि कॉपर वायर थिकर है, ठीक है। तो बस हमें जितनी इन्फॉर्मेशन दी थी क्वेश्चन में, हमने उसी इन्फॉर्मेशन से ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि 2 रेजिस्टर्स हैं एकदम आइडेंटिकल, और आइडेंटिकल है तो हाँ दोनों रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस है 12 ओम, और वो सीरीज़ और पैरेलल दोनों केस में कनेक्ट किए गए हैं, किससे, 6 वोल्ट की बैटरी से। आपको क्या बताना है कि दोनों में कौन से, मतलब कौन कितना पावर कंज्यूम करता है, मतलब दोनों केस में, पैरेलल में भी और सीरीज़ में भी, दोनों केस में आपको इनकी पावर निकालने की, कौन कितनी पावर कंज्यूम करता है, उसी चीज़ का आपको रेशियो निकालना है, यानी इन डिवाइडिंग टर्म्स, ठीक है। तो R1 और R2 गिवन ही है कि आइडेंटिकल है, तो ऑब्वियसली R1 R2 सेम है, यहाँ पे नोट कर लो R1 R2 सेम है, ठीक है। और इनकी वैल्यू कितनी है, 12 ओम, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले हमें इसे सीरीज़ में भी करना है और पैरेलल में भी करना है। तो सबसे पहले हम इसे सीरीज़ में कर लेते हैं। तो आर एस यानी रेजिस्टेंस इन सीरीज़, सिंपल है, R1 प्लस R2 यानी 12 प्लस 12 कितना आ गया, 24 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस इन सीरीज़ कितना निकला, 24 ओम।
अब हमें क्या निकालना है, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल 1/R1 प्लस 1/R2, दैट इज़ 1/12 प्लस 1/12, यानी 1 प्लस 1/12, दैट इज़ 2/12, 2 6 12, 1/6. दिस implies resistance in parallel is 6 ohm. ठीक है, कितना, 6 ohm. अब हमें निकालना है कि पावर कंज्यूम दोनों केसेस में। तो सबसे पहले हम सीरीज में निकाल लेते हैं, पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज कनेक्शन, इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो P इक्वल्स टू V²/R वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं हमें, यहाँ पे S स्टैंड फॉर सीरीज में, ठीक है। तो इसमें V कितना गिवन है हमें, 6 वोल्ट्स। तो 6 का स्क्वायर, 6 को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, और रेजिस्टेंस कितनी आई थी हमारी 24, कितना हो जाएगा, ये हो गया 1.5 वाट्स। अब हम निकालेंगे पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या हो गया ये, P इक्वल्स टू V²/RP। V कितना है, 6 वोल्ट, 6 × 6, और यहाँ कितना निकला था 6, तो कितना हो गया हमारा, ये कैंसिल हो गया, 6 आई है हमारी 6 वॉट की पावर। अब हमें क्या निकालना था, इसी चीज़ का रेशियो निकालना था, राइट। तो रेशियो क्या हो गया हमारा, रेशियो PS/PP, यानी पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज अपॉन पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल। तो पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज कितना था 1.5 अपॉन पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल 6 वॉट, तो आ गया 1/4, यानी रेशियो कितना आ गया 1:4। और यही हमें निकालना था, हमें इस चीज़ का रेशियो निकालना था ना कि पावर कंज्यूम कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, दोनों के पावर निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत थी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस था हमारे पास 6 वोल्ट, हमें किस चीज़ की ज़रूरत थी, रेजिस्टेंस की। तो हमने पहले सीरीज़ में रेजिस्टेंस निकाला, फिर हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाला, फिर पैरेलल में रेजिस्टेंस पुट किया हमने, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस आई थी सीरीज़ में उसकी रेजिस्टेंस पुट करी, इससे हमारे पास दोनों की पावर आ गई। एंड पे हमें क्या करना था, रेशियो निकालना था, दोनों को कंपेयर कर दिया, रेशियो कितना आया 1:4, बस इतना ही करना था हमें। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन बहुत ईजी था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में सबसे पहले पार्ट में आपको एक एक्सप्रेशन डिरीव करना है, जिसमें क्या इलेक्ट्रिक करंट, हीट प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट, या इस चीज़ का आपको एक एक्सप्रेशन बताना है, यानी बेसिकली आपको हीट का फॉर्मूला डिरीव करना है और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को बस स्टेट करना है, और कुछ एक्स्ट्रा आपको मैथमेटिकली या फिर किसी हीट के थ्रू आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको स्टेट करना है। और सेकेंड पार्ट में वाई एन इनर्ट गैस लाइक आर्गन इज फिल्ड इन बल्ब्स। तो सबसे पहले हम पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग कैसे होगी, आपको ये वाला फॉर्मूला तो याद हो गई, P इक्वल्स टू वी आई वाला, हमें इसी फॉर्मूले से प्रूफ करना है। तो P इक्वल्स टू वी आई है, और एनर्जी कितना होता है, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, पावर का फॉर्मूला ये रहा। तो यहाँ पे जो पावर की ये जो वैल्यू है ना, ये हम इधर पुटअप कर देंगे। तो कितना हो गया ये वी आई, P इक्वल्स टू वी आई था ना ये, तो वी आई को मैंने इधर पुटअप कर दिया, वी आई इंटू टी कितना हो गया वी आई टी। तो एनर्जी कितनी हो गई, अब यहाँ पे देखो V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो यहाँ पे फिर से मैं V की जगह आई आर लिख दूँगी। तो आई आर इंटू टी, तो क्या हो गया ये I का स्क्वायर, I² R T हो गया। यही तो हमें डिरीव करना था, बस इतना ही करना था हमें। हमें मैंने यहाँ पे आप चाहो तो ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, मेंशन कर सकते हो ओम्स लॉ, मतलब ज़्यादा अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए। तो बस हमें इतना ही, यही एक्सप्रेशन हमें डिरीव करना था, और वह हमने कर दिया हीट का एक्सप्रेशन। तो वैसे मैंने जब इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन दी थी, तब मैंने आपको ये फॉर्मूला सब करवाए थे, इनको प्रूफ करके भी दिखाया था। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार वो वीडियो जाके देख सकते हैं। तो अब हम इसका ये जो दिया है स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, मैं वो कर देती हूँ। तो गाइस ये मैंने आपके सामने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी लिख दिया, आपको सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करना था। तो आप इन 2 लाइन में स्टेट कर दो, कितना इनफ रहेगा।
तो पहला पार्ट तो हमारा हो चुका है। तो गाइज अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें रीज़न देना है कि इनर्ट गैस लाइक आर्गन, आर्गन जैसी गैसेस को हम बल्ब्स में क्यों फिट करते हैं। अब वो इसलिए होता है कि बल्ब्स में क्या होता है ना, यूजुअली उसमें केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन फिल की जाती है, नाइट्रोजन जो कि इनएक्टिव है। वो इसलिए क्योंकि जो फिलामेंट होता है ना बल्ब्स का, जैसे आर्गन गैस इसमें कहा गया है, तो आर्गन गैस को फिलामेंट में आर्गन गैस को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो बल्ब का फिलामेंट है वो बर्न ना हो जाए। ठीक है, तो आर्गन जैसी गैसेस में क्या होता है, उसमें केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिससे क्या होता है, अगर नाइट्रोजन जो है वो इनएक्टिव होगी, वो ज़्यादा एक्टिव ही नहीं होगी, तो वो फिलामेंट से डील ही नहीं करेगी, तो उससे क्या होगा, जो फिलामेंट है उसका बर्न नहीं होगा और फिलामेंट की जो लाइफ है वो और बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए जो आर्गन जैसी इनर्ट गैसेस होती है ना, उनमें केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन होती है, जिससे कि क्या होता है, वो फिलामेंट के साथ कुछ मतलब फिलामेंट के साथ कोई छेड़खानी नहीं होती, फिलामेंट बर्न नहीं होता है, और इसलिए क्या होता है, फिलामेंट की लाइफ जो है वो और बड़ी हो जाती है। तो अब इसे मैं आपके सामने अच्छे से वर्ड्स में लिख देती हूँ। तो गाइस ये मैंने आपके सामने प्रॉपर आंसर लिख दिया है इस क्वेश्चन का। इतना ही लिखना है कि हाँ केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिससे कि उसका फिलामेंट बर्न नहीं होता है और फिलामेंट की लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए आर्गन जैसी इनर्ट गैसेस यूज़ की जाती हैं। और हाँ, इसमें जो कीवर्ड्स हैं वो यही होगा, केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन। कितनी केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स मिलेंगे आपको ज़्यादातर। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको सारे इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करा दिए हैं, तो आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस।